एवरीवन, मैं डॉक्टर मोना आपका वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड स्लिप डिस्क। जी हाँ दोस्तों, स्लिप डिस्क के पीछे रीजंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है जब भी किसी को स्लिप डिस्क होता है, या जब भी हम सुनते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव को या नोन को स्लिप डिस्क हो गया है, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है या हमेशा हमारा दिमाग के सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कारण रहा होगा। एंड समटाइम्स हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रीज़न रहा होगा या वो रीज़न रहा होगा। तो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सब ये जान सकें कि क्या रीज़न हो सकता है स्लिप डिस्क के पीछे, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू अगर आपको रीजंस पता होंगे, सो दैट यू कैन टेक द प्रिकॉशंस। आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एट द एंड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर एवरी नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। तो दोस्तों, रीजंस क्या होते हैं स्लिप डिस्क के? तो सबसे पहला रीज़न है कि डीजनरेशन मतलब एजिंग ऑफ बोन्स। एजिंग ऑफ बोन्स, लाइक हम ये कह सकते हैं कि एजिंग ऑफ बोन इज़ नॉट रिलेटेड टू योर क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो आपकी नॉर्मल एज है, चाहे आप 40 ईयर्स की हो, 50 ईयर्स की हो या 60 ईयर्स की, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ योर बोन। और जब बोन की कंडीशन किसी भी कारण से, लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, जब ये बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है, स्पेशली जो जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है फ्लूइड, वो अगर स्पाइन में कम हो जाता है तो उसकी वजह से स्पाइन स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है। स्पाइन के जो मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे वर्टिब्रास के मूवमेंट्स हैं, वो स्मूथ नहीं रहते। और उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली आप इस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ स्टिफ हो जाती है तो उसका टूटना या ब्रेक होना उतना ही ईजी हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही जब फ्लूइड कम हो जाता है हमारी स्पाइनल जॉइंट्स में या वर्टिब्रल जॉइंट्स में, तब डिस्क के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये मैं व्हाट इज़ डिस्क प्रोलैप्स, इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और आप वो वॉच कर सकते हैं, और आपको डिफरेंट स्टेजेस और व्हाट्स द डिस्क प्रोलैप्स, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ना कितना इम्पॉर्टेंट है एजिंग ऑफ बोन्स, एजिंग ऑफ योर वर्टिब्रास एंड एजिंग ऑफ योर जॉइंट्स। सो दोस्तों, दिस इज द मेन रीज़न। एंड द अदर रीज़न इज योर, मतलब कई लोगों में कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि हमारी तो एज भी नहीं है या हमारी बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो हमें ये कैसे प्रॉब्लम हो चुकी, हमें तो किसी तरह की कोई और रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं है, लैक ऑफ विटामिन डी भी नहीं है, फिर इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हुई? एंड यंग लोगों में भी आजकल डिस्क प्रोलैप्स काफ़ी कॉमन है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है, यंग पीपल में नॉर्मली जब वो अनअकस्टम्ड एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जिस चीज़ के लिए उनकी मसल्स प्रिपेयर नहीं है, जॉइंट्स प्रिपेयर नहीं है, वो एक्टिविटी वो करते हैं, लाइक कुछ भी आप पुश एंड पुल, एकदम से किसी चीज़ को, भारी चीज़ को धक्का दे देते हैं, या फिर कोई आप एक्सरसाइज, जिम में कोई ऐसी एक्सरसाइज, नई एक्सरसाइज करते हैं विदाउट वार्म अप, विदाउट प्रिपरेशन ऑफ योर मसल्स, तब ये इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दोस्तों, द थर्ड रीज़न इज लिफ्टिंग ऑफ हैवी लोड्स। जी हाँ, ये काफ़ी लोगों को ये रीज़न पता है कि लिफ्टिंग ऑफ हैवी लोड की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अचानक से हम कहीं जा रहे हैं और एकदम से झटके से हमने कोई वज़न उठा लिया है, हमारा लगेज उठा लिया है, या फिर हम बाज़ार से कोई सामान लेके आए हैं, हमने एकदम से फुल जोश में आके बकेट्स उठा लिए हैं, तो उसकी वजह से भी ये एक्सीडेंटल इंजरी होती है। दिस इज़ ऑल्सो एक्सीडेंट, दिस में यू कैन कॉल इट एक्सीडेंटल डिस्क प्रोलैप्स। तो दोस्तों, आई होप इट इज़ ये इंटरेस्टिंग और होता जा रहा है, जैसे जैसे पर्दे खुलती जा रही हैं वैसे वैसे ये और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाउ द थर्ड रीज़न जो मैं नॉर्मली देखती हूँ, डिस्क प्रोलैप्स इज़ वेरी कॉमन इन आवर क्लिनिक एंड वी आर ट्रीटिंग फ्रीक्वेंटली, even online and offline both. I'm helping people to treat their disc prolapse and get pain free and active.
तो दोस्तों इसमें जो फोर्थ रीज़न है, फोर्थ रीज़न नॉर्मली क्या होता है कि जब मैंने पहले भी बताया कि अनअकस्टम्ड एक्टिविटी। अब अनअकस्टम्ड एक्टिविटी का मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि किसी चीज़ को आपने धक्का दिया है या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली है जिसमें आपने प्रिपरेशन नहीं किया है। तो रॉन्ग पोस्चर भी इसमें बहुत आपकी अनअकस्टम्ड एक्टिविटी के पीछे रोल प्ले करता है। जो मैं फोर्थ रीज़न कहूँगी वो रॉन्ग पोस्चर होता है। जैसे कि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि जिनको बैठ के काम करना है, या ज़मीन पे, कई लोगों को ज़मीन पे बैठ के करना पड़ता है या चेयर पे बैठ के करना पड़ता है या फिर स्टूल पे बैठ के काम करना पड़ता है। अलग अलग प्रोफेशंस हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब बैठे रहते हैं तो बैठे रहने की वजह से भी क्या होता है, आपकी मसल्स जो एक ही मसल ज़्यादा वर्क करती है एंड उसकी वजह से कुछ मसल्स जैसे एंटीरियर साइड की, एंटीरियर कंपोनेंट की मसल्स ज़्यादा वर्क करेंगी, पीछे की काम नहीं करेंगी। तो अचानक से जब आप फ्लेक्शन में, मतलब इस पोजीशन से वापस आप एक्सटेंशन में यानी सीधे होते हैं, तो जब ये पोजीशन चेंज होती है बहुत देर बाद और इसमें आपकी मसल्स कोऑपरेट नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती है, तब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लाइक इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि कई बार ये एक्सीडेंटल इंजरीज, ये अनअकस्टम्ड एक्टिविटी, ये रॉन्ग पोस्चर क्या होता है कि जब हम नीचे बैठते हैं, जैसे लाइक बाथरूम में नहा रहे हैं, कई लोग बाथरूम में नहा रहे होते हैं नीचे स्टूल पे बैठ के, तो जब वो उठते हैं तो उसमें ही उनको इंजरी हो जाती है, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है डिस्क कोलैप्स की। एंड पेशेंट ये समझ नहीं पाता कि मैंने तो कुछ भी वज़न नहीं उठाया, मैंने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की, तो मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, अचानक से इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई। तो ये चीज़ हमें नहीं पता कि हम जब उठ रहे हैं, जब हम नीचे से बैठ के ऐसे उठते हैं, तब भी हमारा जो कमर पूरी झुक जाती है। तो झुक के जब वो सीधी होती है, यानी कि जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, इसका आपकी जो स्पाइन है, जब आप झुक के वापस से सीधे आ रहे हो तो वो आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रही मसल्स। तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग पोस्चर। आई विल टेल यू कि व्हाट विल बी द राइट पोस्चर टू अवॉइड योर डिस्क प्रोलैप्स। एज ए पोस्चर स्पेशलिस्ट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड नाउ फोर्थ रीजन क्या हो सकता है? फोर्थ रीजन ये होता है ओवरवेट। ओवरवेट में क्या होगा कि जब आपका वेट बढ़ेगा तो सभी जगह से बढ़ता है, और हमारा स्पाइन का सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपकी जो लोडिंग हमारे वेट्स, हमारी बॉडी की वेट की, या हम कोई वेट उठाते हैं तो उसकी लोडिंग, यानी कि उसमें जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो हमारी स्पाइन करता है, हमारा डिस्क करता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करता है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया। तो ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करता है, और जब आप वेट उठाएंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेन तो आएगी, एक शॉक लगा, उसको झेलने की क्षमता किसमें होती है? डिस्क में। पर जब वो क्षमता, मतलब जब वो लोड उसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, अब स्पाइन में इतनी सारी वर्टिब्रास हैं, इतनी सारे हमारे डिस्क हैं, 23 डिस्क है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उसमें से अगर सब में नहीं होता है, जिसमें थोड़ा जो वीकर पार्ट होता है या जिसपे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया, लिमिट से ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम उस डिस्क में प्रोलैप्स हो जाता है, उस डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है। डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई वीडियो ऑफ स्टेजेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स, तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोलैप्स। छठा रीजन क्या होता है कि नॉर्मली हमारी जो डिस्क प्रोलैप्स होता है उसका वैसे लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। वी कांट से दैट कि इट इज़ ए बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन। जेनेटिकली इट मे ऑल्सो डिफर, बिकॉज जो आपका जेनेटिकली हम ये कहेंगे कि आपकी जो स्पाइन है वो जीन्स के ऊपर उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके जो जेनेटिकली भी रिलेट करते हैं। तो जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो जेनेटिकली रिलेटेड रहता है, तो इसकी वजह से भी आपकी स्पाइन में स्टिफनेस होगी, एंड स्पाइन में अगर स्टिफनेस होगी तो उसकी वजह से आपको डिस्क प्रोलैप्स होने की चांसेस होंगे। ये मैं फर्स्ट रीजन में बता चुकी हूँ। एक रीजन स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होने का एजिंग होता है, एंड एक जेनेटिक रीजन भी हो सकता है जिसमें आपके डिफरेंट कंडीशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं स्पाइन से रिलेटेड।
लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ये डिफरेंट जिन पे ऑलरेडी वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसमें उन कंडीशंस के कारण भी आपको डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। तो दैट्स वाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बैक में, मतलब चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, लिस्थेसिस है, तो आपको, या फिर वो नॉर्मल स्ट्रेन ही है, तो उसको सॉर्ट आउट वहीं पे कर देना चाहिए, अदरवाइज इट मे लीड टू योर डिस्क प्रोलैप्स। कई बार क्या होता है, देखा गया है कि हमें प्रॉब्लम होती है बैक की और हम इसको नॉर्मल पॉस्चरल समझ के कोई ऑइंटमेंट लगा के उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं 5-6 महीने, पर जब वो इस तरह की इंजरी हो जाती है, जब हम बिल्कुल डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, हम उठ ही नहीं पाते, देन वी हैव स्टार्टेड सीकिंग द एडवाइस या स्टार्टेड टेकिंग द ट्रीटमेंट्स। तो आई ऑलवेज गाइड, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जब प्रॉब्लम, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, तो यू शुड टेक द एडवाइस ऑफ द स्पेशलिस्ट। दैट्स व्हाई वी आर आल्सो स्टार्टेड आवर ऑनलाइन हेल्प टू पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एट द बेसिक लेवल, एंड डेफिनेटली ऑफलाइन वी आर आल्सो गिविंग द कंसल्टेशंस। सो दोस्तों, इट इज़ अप टू यू कि आप अपने आप को कैसा रखना चाहते हैं, अपने आप को कैसे, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, कैसे अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, एंड वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्प। तो दोस्तों, दिस इज द 5th रीजन, एंड नाउ द 6th रीजन इज द ऑक्यूपेशन। जैसे कि किसी का ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है, लाइक कोई, जैसे मैंने बताया कि कोई बैठ के काम करता है, कोई टेलर है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, लगातार बैठ के काम करना है उनको सिस्टम पे, या फिर कोई बैठ के कोई साधना लंबे टाइम तक किसी को करना है, या फिर कोई टीचर हो सकता है जिसको स्टैंडिंग में काम करना है। तो इस पोजीशन में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हमारे डिमांड करते हैं कि हमारी बॉडी की स्पाइन उस वे में काम करे। लाइक अगर आपको इस तरह से काम करना है, आगे जैसे सिस्टम पे इस तरह से काम करना है काफ़ी देर, तो आपको करना पड़ेगा। एंड डिफरेंट कोई टेलर है तो उसको स्टिचिंग करते रहना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट, बैठ के आप, जब भी आपका पॉस्चर चेंज हो रहा है, राइट, वी आर कमिंग टू द पॉस्चर, कि आपका पॉस्चर जब चेंज हो रहा है डिफरेंट ऑक्यूपेशन के कारण, यहाँ मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रोफेशनल जो आपका ऑक्यूपेशन है उसके कारण भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम, डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसका रीज़न यही है कि जब आप कंटिन्यूअस आप एक ही पोस्चर पे बैठते हैं, तो उसमें आपकी जो वन ग्रुप ऑफ मसल ज़्यादा काम करती है, अदर ग्रुप ऑफ मसल वर्क नहीं करती है। इसकी वजह से मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एंड मसल इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से आपकी मसल्स आपकी वर्टिब्रास को सपोर्ट नहीं कर पाती व्हेन यू आर डूइंग व्हेन यू आर डूइंग योर एक्टिविटी, योर आपके प्रोफेशनल एक्टिविटी या रेगुलर एक्टिविटीज़ जो करते हैं। इसीलिए कभी तो हम वो एक्टिविटी रेगुलरली कर रहे होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और अचानक से वही एक्टिविटी हम एक दिन करते हैं और ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो दिस इज द फेलियर ऑफ योर मसल्स। दैट्स वाई आई ऑलवेज एडवाइज टू स्ट्रेंथन योर मसल्स, टू स्ट्रेंथन योर कोर। तो दिस इज द मेन हेल्प टू फेस each and every stress and strain which will coming to your spine. I hope this video is very helpful, and I have explained this reason not by studying the books की स्टडी अपनी तरफ है, एक्सपीरियंस अपनी तरफ होता है। ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने 20 साल के, लगभग 20 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, उसको अप्लाई करके उसके सारा कुछ निचोड़ निकाल के I just share my views with you so that you can be helped in some way. अगर उसके अलावा भी आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशंस ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट यू शुड बी हेल्प्ड एट द राइट टाइम। दिस इज़ द aim of my YouTube channel, and I always wish that you will be always be pain free and be active.
Thank you so much for watching my video. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.